सारी न्यूज़ है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट आया हुआ है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है पिछले लगभग 3 क्वार्टर से अंडर कंट्रोल ही चल रही है और रिड्यूस की जा रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन है, आरबीआई की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जो ऑयल कंपनियां हैं या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्राइस को कट किया प्लस माइनस दायरा सेट किया है, मुझे पटेल कमेटी उसके अंदर आ जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फूड हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम बात करते हैं फूड आइटम्स के प्राइसेस की, और साथ में जो ऑयल सेक्टर है हमारा, लाइक पेट्रोल, डीजल, इन सब को भी मिला दिया जाता है। इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन का सबसे पहला इफेक्ट इन्हीं चीज़ों पर पड़ता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के 2 CEOs थे जिनको इन्होंने से बर्खास्त करने को कहा है और बोला है कि अगली नोटिस आने तक किसी भी कंपनी में, किसी भी लिस्टेड कंपनी में एज ए CEO अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में वैसे तो पहले भी UPSC पूछ चुका है, तो उम्मीद नहीं है कि इसके बारे में पूछेगा, क्योंकि हमेशा ये न्यूज़ में ही रहता है, तो अभी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल होती हैं बाय SEBI, रेगुलेट की जाती है बाय SEBI। इवन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं जहाँ पर SEBI अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। 1998 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 होना चाहिए था। 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसी 1992 वाया SEBI एक्ट 1992 इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। चाइल्ड एजेंसीज भी हैं जैसे फॉरवर्ड मार्केट एसोसिएशन ऑफ और CDSL। नेशनल सिक्योरिटी ये 4 बॉडी जिन्हें हम कहते हैं कि ये इसके एक तरह से चाइल्ड एजेंसीज की तरह वर्क करती हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ है डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन के बारे में। आपसे कोई एक प्राइवेट संस्था है जो कि एक तरह से जो लोग डिजिटल लेंडिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिंजर, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लेंडिंग करती है। उनका एक एसोसिएशन है, इन्होंने हाल ही में कोड ऑफ कंडक्ट लाया है फॉर लेंडिंग के फ्रेम, मतलब एक तरह से नए नॉर्म्स लाए हैं जिसकी वजह से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं डिजिटल लेंडिंग में उसमें सुधार लाया जा सके। आपने देखा होगा कि डिजिटल ऑनलाइन हमें अक्सर होते रहते हैं और हो गया है, इसकी वजह से कुछ ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग चक्कर में फंस जाते हैं और काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता है और उनका लोन का पैसा अमाउंट नहीं आती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2016 में, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाया। हालांकि RBI ने भी इस दिशा में कई सारी। अगली न्यूज़ आती है यूनेस्को से। आपको बता दें कि हाल ही में US ने एक कहा है, एक तरह से टेंशन दिखाया है कि यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में यूनेस्को का एक नंबर था, यूनेस्को है क्या पहले ये बता दें। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस
नेशंस इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड सोशल और एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड बॉडी है और यूएस ने रिजाइन करने से यूएस रिजाइन क्यों किया था? यूनेस्को से रीजन था पैलेस्टीन को लेकर चाइना और पैलेस्टीन की मेंबरशिप को लेकर इस वजह से यूएस ने रिजाइन कर दिया। हाल ही में ये कहा जा रहा है कि इसका रीजन है कि ये हो सकता है कि चाइना यूनेस्को में काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएस फिर से यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है। और इसने ये भी घोषणा की है कि वो प्रीवियस डेट से मतलब बैक डेट से अपने ड्यूज को यूनेस्को को पूरा करेगा। ड्यूज मतलब जो भी अभी तक अमाउंट हुई है जो यूएस को पे करना है टू द यूनेस्को, वो पूरी की पूरी अमाउंट यूएस पे करेगा। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में एंड इसका काम है पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। साथ में जैसे इसके नाम में ही पता है कि इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसकी गवर्निंग कैसे होती है? तो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है बाइनअनुअली, मतलब हर 2 साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है, उसी के बेसिस पर इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद एक नई चीज़ आई है साइट 20 के बारे में। साइट 20 G20 से रिलेटेड है। 2020 में इसकी सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंडिया जो कि हम कह सकते हैं कैग है। 2022 में G20 में इंडोनेशिया में इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। मतलब एक तरह से इंडिया को ही लेके नहीं बल्कि जितने भी ऑडिटिंग संस्थाएं हैं कैग से रिलेटेड जो कि हर देश में प्रेजेंट होती है। हमारे यहाँ कैग है तो दूसरे देश में कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जो कि इस चीज़ को लेकर बात करता है। तो उन्होंने हमारे पीएम ने ये बात बोला है कि कैग हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी संस्था है और इन्हें हमें कहीं ना कहीं और प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। और टाइम आ गया है जब एआई को अकाउंटिंग में लाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अकाउंटिंग में लाना चाहिए। तो ये रिलेट करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात है वो रिलेट करता है 2022 के इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडोनेशिया में ये 2022 में G20 के बारे में सदस्य हैं कौन कौन से हैं उस बारे में हमने बात कर रखी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कैग ने ये बोला है तो वहाँ पे 2022 में ये बोला गया था एआई के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और वहाँ पे अकाउंटिंग के फील्ड में लाने की बात कही गई थी। हमारे कैग ने बस उसी बात को दोहराया है कि एआई की ज़रूरत है हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में। अगला आता है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रैंड इसकी एक स्पेशलाइज्ड संस्था भी है। ओके, 23rd मीटिंग होस्ट करेगा इंडिया बट वर्चुअल मीटिंग चलेगी, ये कोई ऑनलाइन रियल मीटिंग नहीं होगी। इस वर्चुअल मीटिंग के ऊपर काफ़ी सारा विवाद हो रहा है कि वर्चुअल मीटिंग की आज क्या जरूरत है, होना तो अच्छा लगा। तो वर्चुअल मीटिंग होने का मतलब लोग ये कह रहे हैं कि लोग ये मान रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अब थोड़ा वीक हो रहा है। 2016 में इंडिया SCO का मेंबर बना था। 12 साल तक ऑब्जर्वर स्टेटस में रह करके जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। इवन चाइना भी इसका मेंबर है, ऑब्वियसली शंघाई इसका मेंबर है। तो ये बना किस लिए? यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक
इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। इसका जो प्रीडेसेसर है, मतलब जो इसके पूर्ववर्ती है, इसके पहले था, एक तरह से संघाई 5, उसी को एक तरह से तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, जोड़ के बनाया गया है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बीजिंग में है और सेक्रेटेरिएट है ताशकंद में। इसकी रैट्स का हेडक्वार्टर है वो उज्बेकिस्तान में। रैट्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सर्च कर लीजिए, हम बात कर चुके हैं रैट्स के बारे में। मेंबर्स कौन कौन से हैं इस बारे में अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि आपको याद भी करना है मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। यूनेस्को से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पिछली स्लाइड में हमने क्या बात की थी, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही थी, कैपेक्स लोन फैसिलिटी आ सकता है एग्जाम में, कैपेक्स हो सकता है रिलेटेड एक्सपेंडिचर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए ग्रांट देती है कुछ स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिमेंबर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स कैपेक्स के थ्रू अगर लोन ले रही हैं उस पैसे को ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह खर्च नहीं कर सकती। इसके बारे में आ चुका है, ये क्वेश्चन उम्मीद नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट के बारे में पूछा जा चुका है। इससे क्वेश्चन काफ़ी समय हो गए हैं जब इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना है, या अगर यूनेस्को से नहीं पूछ रहा है तो जी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इस बार G20 से क्वेश्चन आ चुका है। मे बी C20 के बारे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, और तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी इसकी कंट्रीज है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैसे तो नहीं आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। इसका एम था टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत शेयर मार्केट और स्टॉक के ये एज ए ब्रोकर काम करते हैं। हमने इन सब पर अकाउंट बनाया और इन सारे अकाउंट से एक ही क्या बोलते हैं, एक ही कमोडिटी, एक ही शेयर को खरीदा, तो भी डिफरेंट प्राइसेस। ये देखा गया है होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट अभी तक क्या होता था कि इससे टैक्स ज़्यादा लगता था, क्योंकि आपका अकाउंट तो एक ही रहेगा ना, पैन कार्ड आधार कार्ड एक ही रहेगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपके ढेर सारे टैक्सेस करते थे। अभी बोला गया कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर आर्बिट्रेज फंड को कई सारे प्राइसेस पे खरीद सकते हैं। आर्बिट्रेज फंड जब आप एक ही फंड को कई प्राइसेस पर खरीदते हैं, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो अभी बोला गया उस पर टैक्स की लिमिट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब टैक्स कम लगेगा। तो अभी ये लोगों का कहना है, मतलब जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है इससे लोग आर्बिट्रेज फंड की तरफ ज़्यादा जाएंगे और बाकी सारी कमोडिटीज़ पर इसका कंट्रोल बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ों पर, बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसका अपोजिट में ये हो गया। डिजिटल पब्लिक डेटा के बारे में बात की, हमारे पीएम साहब ने बोला है, तो इसके
बारे में वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, इसके बारे में सिर्फ बोला गया है। पीएम ने अपने मन एक तरह से विचार रखा है कि हम वन फ्यूचर अलायंस फॉर डिजिटल पब्लिक डेटा के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पर सारे देश जो कि वॉलंटियर्स की तरह एज ए वॉलंटियर्स की तरह काम करेंगे और डिजिटल पब्लिक डेटा को सिक्योर रखने के लिए रेगुलेशंस बनाएंगे। बट अभी ये सिर्फ पोर्टल न्यूज़ में आया है। कोविन पोर्टल के बारे में न्यूज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि कोविन पोर्टल से काफ़ी सारा डेटा चुराया गया है। तो अभी आया है भी डेटा को प्रोवाइड नहीं हुआ है, वो सब सही है। कोविन पोर्टल की बात करें तो जब भी आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्टर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि राइट नॉट टू बी टाइड डाउन बाय कास्टिज्म। भाइयों ने SC ST कैटेगरी के उन्होंने एक अर्जी डाली थी कि हमारा सरनेम चेंज किया जाए फ्रॉम समथिंग टू नायक। उन्होंने बोला कि हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा शोषण होता है और लोग एक तरह से हमारे कास्ट को लेके हमें ह्यूमिलिएट करते हैं, तो हम अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं सो दैट हम इस डिफ़िकल्टी को ना फेस करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है और आर्टिकल 51 के तहत राइट टू लाइफ के तहत ये बोला है कि आप अपना सरनेम चेंज करवा सकते हैं, आप कास्टिज्म को भी एक तरह से अपनी कास्ट बदल सकते हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, इससे कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इस प्रोटेस्ट से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे रिलेटेड अगर कोई टूर्नामेंट चल रहा है रेसलिंग से तो वो क्वेश्चन में आ सकता है। ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है बता दें आपको कि प्रोटेस्ट फॉर द अरेस्ट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ MP, ये MP भी हैं और साथ में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भी हैं। इनके अरेस्ट की मांग चल रही है हरासमेंट ऑफ की वजह से हरासमेंट के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अभी तक काफ़ी समय हो गया जब से इन्होंने प्रोटेस्ट से कर रहे हैं, बट अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कई सारी डिग्निटरीज से भी मिल चुके हैं, बट अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है या फिर किसी भी एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है हमारे रेसलर्स। स्वयं पोर्टल न्यूज़ में आया है ड्यू टू मूव्स। एक तरह से होता क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोर्सेस प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से ओपन सोर्स की तरह वर्क करता है। चार्जेस बहुत ही कम होते हैं और अगर आपने किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस से कोर्स कर रहे हैं देन मोस्ट प्रॉब्ली आपको मूक्स के बारे में पता होगा। एक तरह से यूनिवर्सिटीज अपना पूरा का पूरा कोर्स इस मूक्स पर डाल देती हैं और स्टूडेंट्स दूर बैठे अपना कोर्स कर सकते हैं। इसी की एक कॉपी है स्वयं पोर्टल, और स्वयं पोर्टल भी एक तरह से कोर्सेज करवाता है बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये फ्री नहीं है बिल्कुल, लेकिन कॉस्ट बहुत कम रखी गई है। अब ये चर्चा में क्यों आया वो ये बता दें कि हाल ही में एक खान अकेडमी है, इसने खान अकेडमी के अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मूव्स को सपोर्ट करती हैं और इन्होंने AI लाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करने। खान अकेडमी का भी एक खान मीगो करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है खान अकेडमी का भी, खान मीगो करके उन्होंने लाया है। और इसी की बात कर रहे थे राइटर हमारे, क्योंकि ये एडिटोरियल का पार्ट था तो राइटर यही कह रहे थे कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी स्वयं पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए। एक स्टार न्यूज़ में आया है बीटल गीज के बारे में बात की जा रही है। इसका नाम है थिरुवाथिराई और हिंदी में हमें एस्ट्रोलॉजी में इसे आद्रा भी कहते हैं। ये एक तरह से स्टार है जो कि टाइम के
अर्थ से। अब बात कर लें स्टार्स की, तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन बर्न होता रहता है और हीलियम में कन्वर्ट होता जाता है। फिर हीलियम भी एट लास्ट हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो हीलियम बर्न होना स्टार्ट होता है। हीलियम बर्न होने के बाद कार्बन भी बर्न होना स्टार्ट होता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन और फिर रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स बर्न होना स्टार्ट होते हैं, और जब कुछ भी नहीं बचता तो डाइंग फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्स। तो बीटलगीज के बारे में आया तो आपको बोलना है कि एक स्टार है जो कि डाइंग फेज में है। जापान के कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा बोला है। होमो नलेडी, होमो शब्द के नाम से आपको पता चल गया होगा कि किसी न किसी मानव प्रजाति की बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में एक गुफा है जिसका नाम है राइजिंग स्टार, जिसमें ये बोला गया है कि नहीं, इसके बारे में सबसे पहले ये न्यूज़ बता देते हैं कि जो फर्स्ट बरियल प्रैक्टिस देखी गई है अभी तक के जो हमारे एविडेंसेस हैं कि पहला बरियल प्रैक्टिस हुआ था, तो हमें मिलता है पांगा या सैदी, एक केव है सदर्न अफ्रीका में ही है, और वहाँ पे माना जाता था कि यहाँ सबसे पहले बरियल प्रैक्टिस आई थी। बट हाल ही में कुछ रिसर्चर्स को कुछ चीज़ें मिली हैं जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि राइजिंग स्टार केव्स हैं जो कि इससे पहले, मतलब कांग्या या सैदी से पहले भी यहाँ पर बरियल प्रैक्टिस चल रही थी। वहाँ पे डेलिबरेट बरियल चल रहा था अच्छे से। बात कर लें होमो नडेली की, तो होमो नडेली एक तरह से मानव की प्रजाति ही हैं जिनका ब्रेन थोड़ा स्मॉल छोटा होता था। इसके अलावा उन्होंने साइंटिस्ट ने भी क्लेम किया है कि रॉक आर्ट भी इनके टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था, मतलब होमो नडेली ने स्टार्ट किया था। इवन इनके पास ये भी फैसिलिटी थी कि वो फायर लाइट, रात के टाइम पे फायर या फिर लाइटनिंग का यूज़ करते थे फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो एक चीज़ और बच रही है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बारे में। तो ये देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स हैं। आप इसको एशिया कंसीडर कर लीजिए और एशिया के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे चाइना है और इसके बगल में पाकिस्तान है। चाइना का पड़ोसी है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान का पड़ोसी है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का पड़ोसी है रसिया। किर्गिस्तान का ही पड़ोसी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का पड़ोसी है उज़्बेकिस्तान। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि काजाकिस्तान का पड़ोसी भी उज़्बेकिस्तान है, मतलब इसको मिला सकते हैं, बट वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपकी इमेज नहीं बन पाएगी, माइंड मैप नहीं बन पाएगा, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया। सो दैट्स ऑल, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस इमेज को अपने माइंड में बैठा लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, पेड़ बना लीजिए बस। दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन।